हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टॉप मेंटर्स पर और हमेशा की तरह मैं हूं सुमिता मिश्रा। सबसे पहले तो गाइस आई एम रियली सॉरी कि चैनल पर साइकोलॉजी की वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रही थी। मैंने सिंस जुलाई से वीडियो लास्ट वीडियो बनाई है और तब से अभी तक कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। तो अब आपको रेगुलरली साइकोलॉजी की वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। कुछ इनकन्वीनियंस की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और फिर से आपको वीडियोस इस चैनल पर साइकोलॉजी की प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल पाएंगी। जो टॉपिक्स आप चाहते हैं वो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी में। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे वीडियो मैं आपको बना के दे पाऊँ। ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। उसमें मैंने 3 इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दिया था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने कहा था कि मैं उसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट टाइम में अपलोड करके बताऊंगी। तो ये जो वीडियो है वो वही नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि उसका उसी वीडियो को जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की वीडियो चैनल पे अपलोड हुई थी वही मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बाकी के जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मैंने 3 इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात उस वीडियो में की थी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की बात मैंने की थी वहाँ पर। अब मैं यहाँ पे बचे हुए 3 जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है और सेक्स ग्लैंड है। ठीक है। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। ठीक है। तो जो पिछला वीडियो था, जिन व्यूअर्स ने, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जा करके एक बार आप उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे क्लिक करने पे, इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करने पे आपको वो जो पहली वीडियो है वो मिल जाएगी। तो पहले आप उसे देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ पाए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये आगे की जो चीज़ें हैं ये समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, क्योंकि सीटेट वगैरह में या फिर बीए और एमए के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होता है, कौन-कौन से जो ग्लैंड्स होते हैं, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री होती है वो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में कैसे अफ़ेक्ट करती है। इससे क्वेश्चन्स अगर बनेंगे तो मैं यहाँ पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टॉप मेंटर्स का एक ऐप भी है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नोटिफिकेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो को के बीच में ही वो नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है। और जो पिछली वीडियो है उसमें व्यूअर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताए थे, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इसमें आपको कुछ चीज़ समझ में आई या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसमें जो भी सुधार करना है वो मैं कर पाऊँ। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड की बात हम यहाँ करेंगे। जिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बाईलैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। मेरी स्लाइड्स जो होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं और मैं हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि जो हिंदी के बच्चे होते हैं बेसिकली साइकोलॉजी के, उनके लिए कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है नेट पे। मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मुझे भी हिंदी में कंटेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, इंग्लिश में ही बनते हैं। तो साइकोलॉजी के जो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ जो हार्मोन्स के नेम हैं या फिर कुछ टर्म्स हैं, जैसे ग्लैंड्स के नेम, पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो नेम है ना, ये आपको तो इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन हिंदी में चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो शुरू करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा चौथा स्मॉलर ग्लैंड है इंडोक्राइन सिस्टम का। यहाँ देख लीजिए, ये तस्वीर है इसकी। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ही दिखता है। विच रेगुलेट द कैल्शियम इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेट इन द नेक बिहाइंड द थायराइड। जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो होता है वो, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड यानी गले के पास, गले के पीछे लोकेट करता है। वेयर दे कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है। द पैराथायराइड प्रोड्यूस अ हॉर्मोन्स कॉल्ड पैराथायराइड हॉर्मोन्स, पीटीएच। पीटीएच जो है ये इसका शॉर्ट नेम है पैराथायराइड हॉर्मोन्स का, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं क्या है। इसका वजन जो होता है वो होता है 0.1 ग्राम।
इसका जो वजन होता है वो क्या होता है 0.1 ग्राम होता है, ठीक है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स को पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड हॉर्मोन्स को पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, ठीक। राइटिंग समझ में थोड़ी सी नहीं आ रही है ठीक है। तो जिसके द्वारा खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण होता है। खून में कैल्शियम के स्तर के द्वारा नर्वस सिस्टम्स में होने वाली उत्तेजनशीलता का नियंत्रण होता है। पैराथॉर्मोन से जो हमारे नर्वस टिश्यूज में जो उत्तेजनशीलता होती है उसका नियंत्रण होता है। दूसरी तरफ यदि खून में पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है, यानी पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है खून में, तो कैल्शियम की मात्रा में भी कमी हो जाती है, ठीक है। जिससे हमारी पर्सनालिटी में क्या होता है, जिससे व्यक्ति में शिथिलता बढ़ जाती है। लाइकवाइज टू मच पैराथॉर्मोन हॉर्मोन्स कॉज टू हाई a calcium level, and this can measure person feel run down, cause them to sleep poorly, make them more irritable than usual, and even cause a decrease in memory। जैसे कि अगर हमारे शरीर में पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे तंत्रिकाओं में उत्तेजनशीलता में कमी आ जाती है और उत्तेजनशीलता बनी रहती है। अगर हमारे शरीर में जो पैराथायराइड हार्मोन्स है, पैराथॉर्मोन है, अगर वो बढ़ जाता है तो उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि खून में पैराथॉर्मोन कम हो जाता है तो क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, शिथिल हो जाता है, वो बहुत उसको नींद आती है, बहुत इनरिलेटेबल हो जाता है, ठीक है। उसकी मेमोरी भी कम होने लगती है और अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक। अब यहाँ हम बात करेंगे फिर पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जिसको हम अमाशय के नीचे होता है, कहाँ होता है, एब्डोमेन में, पेट में। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर है, लोबलेस है, पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये पूरा पैनक्रियाज है, ये, ठीक है। ये अमाशय है, ये हमारा पेट है, एब्डोमेन है। इट प्ले एन एसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर बॉडी सेल। ये हमारे खाने को, अच्छा सब चीज़ों को ज़रूरत होती है ना फ्यूल की। फ्यूल का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ फ्यूल से मतलब है कि जो एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उससे जो एनर्जी होती है वो फ्यूल का काम करती है हमारी बॉडी में। तो उसको जो कन्वर्ट करने का ना, खाने को फ्यूल में बदलने का जो काम होता है ना, वो इसके पैनक्रियाज का होता है। किसका होता है, पैनक्रियाज का। द पैनक्रियाज हैज टू मेन फंक्शन, दो मेन फंक्शन होता है। एन एंडोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प इन डाइजेशन। जो उसका अंदरूनी काम होता है ना, वो क्या होता है कि जो वो हमारे डाइजेशन में, पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड एंडोक्राइन फंक्शन जो क्या होता है, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है। जो उसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ब्लड शुगर को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या होती है ये पैनक्रियाज क्या होता है। इसके जो होते हैं वो दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स और एक होते हैं अल्फा सेल्स। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स और दूसरे होते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं, इसे पाए जाते हैं। बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को ग्लूकागॉन बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकागॉन बोलते हैं। यहाँ देखिए, द पैनक्रियाज प्रोड्यूस टू एंटागोनास्टिक हार्मोन्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा मुझे। मैंने यहाँ पे बताया है कि बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से निकलने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से निकलने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट द पेनक्रियाज प्रोड्यूस, इंसुलिन। इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल्स इन द इंसलेट ऑफ लेगहर इन रिस्पॉन्स ऑफ फूड, ठीक है। ग्लूकागॉन रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू मेटाबोलाइज ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड टू रिलीज ग्लूकोज इन द बॉडी। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को रेज करता है, बढ़ाता है, स्टिमुलेटिंग, लीवर के सिकुड़ने पे, लीवर को स्टिमुलेट करके जो होता है वो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। और ग्लूकोज के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनसे ग्लूकोज को रिलीज करता है, किसमें, हमारे खून में, ठीक है, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इंसुलिन, ठीक है। इन दोनों तरह के सेल्स में ही इंसुलिन का जो होता है वो ज़्यादा अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड शुगर में चीनी की मात्रा, यानी कि ब्लड शुगर में जो चीनी की मात्रा होती है, रक्त में जो चीनी की मात्रा होती है, उसमें इंसुलिन जो होता है उसका निर्धारण करता है, ठीक है। रक्त में चीनी की मात्रा का जो निर्धारण होता है वो इंसुलिन के द्वारा होता है, और पैंक्रियाज से उचित मात्रा में, सही मात्रा में जो होती है वो इंसुलिन निकलने पे रक्त में चीनी की मात्रा का ऑक्सीकरण हो पाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त चीनी मिलती है। बात को समझिएगा थोड़ा सा कि क्या होता है। जब हमारे पैंक्रियाज से सही तरीके से जब हमारे पैंक्रियाज से सही तरीके से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है, तो रक्त में चीनी की मात्रा का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो पाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम निकलती है तो चीनी की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा, चीनी की मात्रा जो होगी, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा वो बढ़ जाएगी, और अगर इंसुलिन ज्यादा निकलेगा तो हमारी चीनी की मात्रा क्या होगी, वो घट जाएगी। समझ में आया। इंसुलिन कम होगा तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, और इंसुलिन बढ़ेगा तो ब्लड में शुगर घटेगा, ठीक है। अगर एक एक्चुअल लिमिट में इंसुलिन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में तो क्या होगा वहां पे, अगर एक्चुअल मात्रा में इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो शुगर की मात्रा क्या होगी, कंट्रोल रहेगी, ठीक है। और जो ये जो बढ़ी हुई मात्रा होती है ना, वो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम हो गया और चीनी की मात्रा बढ़ गई, तो जो बढ़ी हुई मात्रा होती है वो क्या होती है, यूरिन के रास्ते जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना मुझे डायबिटीज हो गया या शुगर हो गया, तो जब इंसुलिन कम हो जाता है शरीर में, ठीक है, इंसुलिन गिर जाता है तो शुगर बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ जो शुगर होता है ना वो यूरिन के रास्ते क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। जब यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगेगा तो वो रोग क्या होगा, वो डायबिटीज हो जाएगा, उसी को डायबिटीज रोग कहते हैं, ठीक है। तो जब रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अच्छा, जरूरत से ज्यादा अगर कम हो जाएगा तो इस स्तर को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक। लो ब्लड शुगर इज अ फॉल इन ब्लड ऑफ शुगर टू लेवल बिलो नॉर्मल, जो नॉर्मल रेंज के भी नीचे अगर लो ब्लड शुगर हो गया, नॉर्मल लेवल के भी नीचे आ गया, तो उस लेवल को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। दिस में रिजल्ट इज वेराइटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग क्लमसीनेस, ट्रबल थिंकिंग, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ। इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लमसीनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, विभ्रम होने लगते हैं, इंसान को भ्रम होने लगता है, वो बेहोशी की दशा में चला जाता है, और कभी कभी तो क्या होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। वो हमेशा कंफ्यूज कंफ्यूज सा दिखाई देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया नोटिफिकेशन। तो क्या है इसमें नोटिफिकेशन में, जिन लोगों ने टॉप मेंटर्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग जा करके प्ले स्टोर से टॉप मेंटर्स, द टॉप मेंटर्स नाम है चैनल का, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर इसका ऐप मिल जाएगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजी की वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे जीएस पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, तो वो सारे टीचर्स वहाँ ऐप पर और यूट्यूब पे भी मौजूद रहते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, ठीक है। तो उनसे पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, और यहाँ पर रिपब्लिक डे का वीक सेल चल रहा है ऐप पर, तो एक बार जाइए डाउनलोड करके देखिए। और यहाँ पे आपको बुक वैगन पर 10% का ऑफ, डिस्कवरी प्लस पर 100% ऑफ, और जूम इन पर आपको फोटो बुक पे कुछ ऑफ मिल रहा है, दिशा पब्लिकेशन पे आपको 40% का ऑफ मिल रहा है, रेड वॉल्फ पे आपको 20% का, और अमेजोन पे, कौन नहीं यूज करता है अमेजोन को, अमेजोन पे आपको 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें, ये ऑफर्स चाहिए, वो जा करके एक बार ऐप को जा करके विजिट करें, वहां से ऐप डाउनलोड करें और जा करके देखें कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑफ जनरल स्टडीज फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, टारगेट सीएचएसएल कोर्स आ रहा है, ठीक है। रिपब्लिक डे ऑफर पे ये कोर्स चल रहा है, दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, दिनेश सर एक बहुत अच्छे और रेपुटेड टीचर हैं, ठीक है, जो हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं। इनसे एसएससी और में पढ़ना और जनरल स्टडीज पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये मेरे भी आइडियल हैं, इनसे जा करके आप पढ़ सकते हैं, टॉप मेंटर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे ये आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, खुद पढ़ाएंगे, इनकी खुद के कंटेंट्स हैं जहाँ पे आपको 50
आवर्स का इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो एक बार जा करके देखिए, ठीक है। रीजनिंग आपको RN ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं, ये भी रीजनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनसे पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो उनका सपना होता है कि वो लोग RN ठाकुर सर से पढ़ें एक बार रीजनिंग, ठीक है। तो जा करके एक बार ऐप पे आप विजिट करिए, ये सारे लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स, दिल्ली वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाईलैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे, दोनों जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग वहाँ जाकर के लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार जाकर के ऐप पे विजिट करिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको वहाँ से द टॉप मेंटर्स का ऐप मिल जाएगा, एक बार जाकर के देखिए, ठीक है। तो आगे की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। सेक्स ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। सेक्स ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। सेक्स ग्लैंड क्या होता है? व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में जो नर्वस सिस्टम होता है उसका सॉरी, नर्वस सिस्टम की अभी बात नहीं करते हैं, अभी हम सेक्स ग्लैंड की बात करते हैं। यहाँ पे गोनाड, गोनाड जो होता है वो सेक्स ग्लैंड को ही कहते हैं, गोनाड बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज अ मिक्स ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द गैमेट सेल्स, द सेक्स हार्मोन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेक्स ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म में सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, चाहे वो मेल फीमेल्स हों, ह्यूमंस हों या फिर वो एनिमल्स हों, ठीक है। उनमें सेक्स ग्लैंड्स होते ही होते हैं और वो उनका काम क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स को ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करना, ठीक। इन फीमेल्स ऑफ द स्पेसीज द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर द एग सेल्स। जो फीमेल्स में होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो एग सेल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी। और मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। द गोनाड सिक्रीट सेक्सुअल हार्मोन्स। सेक्स ग्लैंड, यहाँ पे गोनाड से मतलब सेक्स ग्लैंड है। सेक्स ग्लैंड जो होते हैं वो सेक्सुअल हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में यानी कि रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एंड मीडिएट बोथ सेक्सुअल मोटिवेशन एंड बिहेवियर, जो कि जो सेक्सुअल हार्मोन्स रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सेक्सुअल मोटिवेशन और बिहेवियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फीमेल्स जो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स ग्लैंड होते हैं, वो ओवरीज होते हैं। और मेल्स में जो सेक्स गोनाड्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो एग सेल्स होते हैं और इसमें स्पर्म्स होते हैं, लेकिन जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे सेक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं? फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और मेल्स में सेक्स ग्लैंड क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ओवरी से क्या सिक्रीट होता है? ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। और टेस्टिस से क्या सिक्रीट होता है? एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। एक बार फिर से देख लीजिए, ओवरी से क्या सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टी से क्या सिक्रीट होता है? एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये सारी चीज़ों की PDF आपको टेलीग्राम पे है, GS विद दिनेश सर, GS विद दिनेश सर इस नाम से टेलीग्राम पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे एक चैट ग्रुप है, वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी PDF मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे आपको इससे सारे जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपको तैयारी करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। और आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो या फिर कुछ चीज़ें आपको जाननी हो तो, ठीक है। तो इसके PDF के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जान लेते हैं कि क्या होता है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जब सिक्रीट होता है तो, ठीक है। एंड्रोजन जो होता है, महिलाओं के जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उसको ओवरी कहते हैं जैसा कि मैंने बताया, और पुरुषों के जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उसको टेस्टिकल्स बोलते हैं जैसा कि मैंने बता दिया है। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स को एंड्रोजन मैंने बताया कहते हैं, जिसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ठीक है। इसमें पुरुषों में प्राथमिक तथा गौण यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि जब एडल्टहुड आ जाता है तो इस हार्मोन्स की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, वो हार्मोन सिक्रीट होने ज़्यादा हो जाते हैं। पुरुषों में जो होते हैं वो, पुरुषों में क्या होते हैं? एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो उनमें पुरुषों के गुण, और जब
महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगता है एडल्टहुड आने पे, तो उनमें स्त्रियों जैसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब महिलाओं में आने लगते हैं गुण तो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा खून में बढ़ने से लड़कियों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जैसे आवाज महीन हो जाना, शरीर के खास खास जंगों में जो होते हैं वो उनके खास खास अंगों पे बाल आ जाते हैं, जो होते हैं ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाते हैं, इन सारी चीजों का विकास होने लगता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन द्वारा यूट्रस को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भ में फिट्स यानी कि भ्रूण का विकास ठीक ढंग से होता है। अच्छा, एक चीजें और जान लेते हैं। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रोजन अफेक्ट द प्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, द यूरिनरी ट्रैक्ट्स एंड द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो मैंने बताया यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है समय आने पे, और जब एडल्टहुड आता है तो वो जब सही तरीके से सिक्रीट होने लगता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंट्रोल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के कंट्रोल में, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के कंट्रोल में, और हार्ट और ब्लड वेसल्स के कंट्रोल में, बोन्स, ब्रेस्ट, स्क्रीन, हेयर मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन, पेल्विक मसल्स और ब्रेन के जो सही तरीके से डेवलपमेंट है उसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेक्स हार्मोन्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, कि वो सेक्स ड्राइव, लिबिडो, जब लिबिडो, यहाँ लिबिडो की बात मैंने की है, लिबिडो को मैं तब बताऊंगी जब मैं फ्राइड की थियरी को बताऊंगी। ठीक है, फ्राइड की जो साइकोएनालिटिकल थियरी है उसमें लिबिडो की बात की गई है, उसको सेक्स ड्राइव से जानते हैं, तो वहां पे जानेंगे। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, बोन मास को, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ कितनी फैट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो मसल्स वगैरह बनने लगते हैं, मसल्स मास स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में टेस्टोस्टेरोन मुख्य भूमिका निभाता है। A small amount of circulating testosterone convert to estradiol, a form of estrogen। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लेते हैं कि साइकोलॉजिस्ट थे क्लार्क, उन्होंने 1945 में एक प्रयोग किया था किस पे, मादा बंदरों पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, फीमेल्स जो मंकीज थी उनमें जो एडल्टहुड आने से पहले ही उन्होंने क्या किया था, उनको उनके जो सेक्स ग्लैंड थे ना उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया था। तो रिजल्ट में क्या देखा गया कि इन जो बंदरे थे, ये जो बंदर थी, जो फीमेल्स मंकीज थी, उनके अंदर क्या थे, उनके अंदर जो फीमेल सॉरी जो सेक्स मोटिवेशन था वो क्या था, वो बहुत कम हो गया था। जो सेक्सुअल बिहेवियर था, सेक्सुअल मोटिवेशन था, वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इस वजह से पता चलता है कि जब सेक्स ग्लैंड नहीं होते हैं तो सेक्सुअल मोटिवेशन और सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं वो कम होने लगते हैं या कम हो जाता है, तो इससे हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम की बात की है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, पर्सनालिटी के जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है ना उसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिस्ट का जो कहना है वो ये कहना है कि जिन व्यक्तियों का नर्वस सिस्टम अधिक विकसित होता है, ठीक है, अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी बुद्धि अधिक होती है और उनमें परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों या ऐसे बच्चों के प्रति जो होते हैं समाज के अन्य लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये सेरेब्रम, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो गई हैं, नसें गई हैं ना, ये जो ये सब ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम है। Nervous system is a highly complex part of animal that coordinate its action and sensory information by transmitting signal and from different part of its body। सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल्स जैसे हमारे ब्रेन से हमारे हाथ पे सिग्नल गया, हाथ के पास, कि अगर कोई गर्म चीज हमने रखी है, ठीक है, गर्म चीज पे मैंने किसी पे हाथ रख दिया और फिर हमें महसूस होगा कि अरे ये गर्म है, तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये कैसे होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है हमारे हाथ तक, ठीक है, तो जो हाथ तक जाता है उसके बाद हमें तुरंत पता चलता है कि ये चीज गर्म है, यहाँ से हमें हाथ हटा लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सिग्नल ट्रांसमिट होती हैं वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही होती हैं। People who have more developed and complex nervous system have high intelligence and also have more ability to adjust the situation। जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट का मानना है और या फिर देखा भी गया है कि जिनके नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं और ज़्यादा जिनके ब्रेन अच्छे से इंटेलिजेंट वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं या डेवलप होते हैं,
तो वो बहुत, उनका इंटेलिजेंस जो होता है वो हायर होता है और उनके अंदर किसी भी सिचुएशन से एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। The result is that such individuals or children develop social modesty like accountability, punctuality, emotional stability, self confidence, power, etc. ठीक है। जिन लोगों के अंदर ऐसे गुण होते हैं, क्या होते हैं कि जिन लोगों का नर्वस सिस्टम अधिक विकसित होता है उनकी, उन सारे लोगों के अंदर सोशल ट्रेड्स जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सांवेगिक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मविश्वास, अहम शक्ति जो ईगो स्ट्रेंथ होती है ना, उनका विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरी तरफ यदि व्यक्तियों में क्या होता है, लेस डेवलप्ड होते हैं, देन इन द स्टेट ऑफ द पर्सन इज ऑफ लेस इंटेलिजेंस एंड इट्स प्रोसिक्यूशन कैपेसिटी इज ऑल्सो लो। और जिनका नर्वस सिस्टम लेस डेवलप होता है, जिनके स्नायु मंडल कम विकसित होते हैं, वैसी अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, कम बुद्धि वाला होता है, उसकी अभियोजनशीलता यानी कि उसकी एडजस्टमेंट क्वालिटी जो होती है वो काफी कम होती है। इससे क्या होता है कि समाज के अन्य व्यक्ति उसे हमेशा उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों में असामाजिक शील गुण या चारित्रिक विकृति यानी कि कैरेक्टर डिसऑर्डर विकसित होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम द्वारा व्यक्ति के शील गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एज हेटेड विद रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी सोशल डिफेक्शन और कैरेक्टर डिसऑर्डर इन सच इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर डिसऑर्डर, अब यहाँ पे मैंने बात की कैरेक्टर डिसऑर्डर्स की कि ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर कैरेक्टर डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनने लगते हैं। अच्छा, कैरेक्टर डिसऑर्डर से क्यों बनने लगते हैं, क्योंकि जब हमें समाज जो होगा ना वो हटा देगा कि नहीं नहीं हटाओ, हमको तुमसे बात नहीं करनी है, या ये तो पागल है, ये चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाएगा, या इसको मत बताओ ये अच्छे से समझ नहीं सकता मेरी बातों को। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती है ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर डिमोटिवेशन होने लगता है कि अरे हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, उसको सोशल सोशल जो एक्सेप्टेंस है ना, सोशल एक्सेप्टेंस, ये जो एक वर्ड है, ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हमें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो हम किसी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम, आप ज़रा सोचिए कि अगर हर जगह से आपको हटा दिया जाए कि नहीं नहीं इसको मत बुलाना, या इस पार्टी में अगर आपके दोस्त आपको निग्लेक्ट करें, कहीं पे आप आपके अंदर अगर लोग की कोई अच्छी क्वालिटी ना देखें, कोई अच्छी चीज़ें आपको अप्रिशिएट ना करें किसी चीज़ को, तो आपके अंदर कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा ना कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से क्या आता है, इन सब चीज़ों से कैरेक्टर डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगते हैं। अच्छा, कैरेक्टर डिसऑर्डर ही नहीं उत्पन्न होते हैं, डिप्रेशन आने लगता है, एंग्जायटी आने लगती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं। तो सबसे पहली बात है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स खत्म हो गया, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब बात हम यहाँ करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय कारकों के बारे में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश मैं करती हूँ कि मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी बता दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जल्दी जल्दी बता के ख़त्म नहीं किया जा सकता है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से, क्योंकि चीज़ों को जब तक अच्छे से समझाया नहीं जाएगा तब तक क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे बच्चे। और अगर ये है कि बच्चे बीए वगैरह में हैं या एमए में हैं तो उनको थियरीज लिखनी पड़ती हैं। थियरीज को लिखने के लिए टॉपिक्स को अच्छे से समझना पड़ता है, तो टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए डीप में पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि सारी चीज़ों को डीप में पढ़ा पाऊँ, ताकि क्वेश्चंस अगर कहीं से भी बने तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएँ अच्छे से, ठीक। अभी तो फिलहाल सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। मेरी कोशिश है कि मैं सीटेट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एमसीक्यू टाइप के, वो आपको मैं कल या परसों तक चैनल पे अपलोड कर दूं, ताकि एक गेस्ट पेपर टाइप से है कि आपको पिछले एग्जाम्स के जो पिछले सीटेट के एग्जाम है उससे पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा दूँ साइकोलॉजी के, ताकि आपको सीटेट में एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ अपलोड कर दूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। दिस आर द फॉलोइंग मेजर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सनालिटी। यहाँ पे देखिए, बात यहाँ की जा रही है कि कौन कौन से बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारी पर्सनालिटी पे अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स खत्म हो चुका है, यहाँ आ गया है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, जिसमें सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक। तो एक एक करके बात करेंगे।
अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मैं इसे भी ब्रेक कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें चीज़ों को अच्छे से देखिए, अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है तो वीडियो तो देखनी पड़ेगी भाई, डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी दूसरी वीडियो भी, एक और थर्ड पार्ट भी बन सकता है अगर चीज़ें ज़्यादा लंबी हुई तो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 2 ही पार्ट में, मतलब इसी पार्ट में हम खत्म कर पाएँ। सोशल फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर रिप्रेजेंट अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इन्फ्लुएंस और कंज्यूमर बिहेवियर, स्पेशली दीज आर द इफेक्ट ऑफ पीपल एंड ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग वन अदर थ्रू कल्चर एंड सब कल्चर, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप एंड फैमिली। सोशल फैक्टर्स क्या होता है? सामाजिक कारण। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो किस समाज में रहता है, समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, फैमिलीज जो होते हैं, नेबरहुड जो होते हैं, उसका क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस जो कारक हैं, इससे संबंधित बहुत से जो प्रयोग किए गए हैं, और इन सभी कारकों की व्याख्या को यहाँ कर पाना संभव नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत कारक की बात यहाँ हम करेंगे, ठीक है। किनका इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे? कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे मदर फादर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली, बर्थ ऑर्डर, सोशल इन्फ्लुएंस, नेबरहुड एंड सोशल एक्सेप्टेंस। देखिए, सोशल एक्सेप्टेंस, यहाँ मैंने बात की थी सोशल एक्सेप्टेंस की, अभी मैं यहाँ बताऊंगी कि क्या होता है। मदर एंड फादर, when the children of the parents giving more affection, love grow up and feeling of insecurity, modesty, nervousness and problem related to that adjustment in is more. देखिए, मदर फादर, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें माता पिता एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं, भाई बहनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, और परिवार के भी लोग एक दूसरे से काफी इमोशनल अटैच होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इस तरह के वातावरण में रहने वाले बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर परिवार के अन्य सदस्यों का वो अनुकरण करते हैं, ठीक है, देखते हैं एक दूसरे को और वैसा ही सीख जाते हैं। इसका क्या परिणाम होता है कि उन बच्चों में फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस जो होते हैं ना, वैसे गुण आने लगते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति जो होते हैं वो झगड़ालू परिवार में होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, उनमें क्या होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इंफीरियोरिटी, इंट्रोवर्जन, ये सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजों को मैंने कंबाइन कर दिया है, मदर फादर को भी और रिलेशनशिप अमंग मेंबर ऑफ फैमिली। चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी और टॉपिक्स भी जल्दी क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, काफी प्यार दुलार से रखते हैं, ठीक है, उनसे सख्ती से पेश नहीं आते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार दुलार देने पे क्या होता है कि समय के अभाव कारण अपने बच्चों को अधिक मात्रा में प्यार दुलार जो चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी चीजों से क्या होता है, जो बच्चे अधिक प्यार दुलार पाते हैं, पेरेंट्स गिव मोर अफेक्शन, उनमें क्या होता है, इनसिक्योरिटी की भावना, मॉडेस्टी ऑफ नर्वसनेस, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट इज मोर, एडजस्टमेंट करने में अधिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जिन बच्चों के माता पिता अधिक प्यार दुलार देने वाले होते हैं, उन बच्चों में बड़ा होने पर असुरक्षा की भावना, नर्वसनेस यानी कि घबराहट, उनमें जो एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है वो अधिक नहीं होती है, और सख्ती से पेश आने वाले माता पिता के बच्चों में क्या होता है, सबमेसिवनेस होने लगती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट बिकम्स मोर डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन टू स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबमेसिव हो जाते हैं, सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट बिकम लविंगली एंड सोशल अनस्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ अफेक्शनेट लव फ्रॉम पेरेंट्स, और जो बच्चे अपने माता पिता से सही ढंग में प्यार दुलार नहीं पाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें अफेक्शन यानी कि उनमें लज्जालुता, लज्जालुता का मतलब क्या है कि वो सामवेगिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शर्मीले होने लगते हैं, उनमें चीजों को समझने की क्षमता अधिक नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए बच्चों को इक्वल, जब जरूरत पड़े तो मारिए, जब जरूरत पड़े तो प्यार करिए। बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा दुलार और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना दोनों गड़बड़ है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स हु हैव अफेक्शनेट, जैसे मैंने बताया, उसमें सुपीरियरिटी की भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी जो होती है उन चिल्ड्रन में अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चे एक क्वेलसम फैमिली में रहते हैं उनमें क्या होता है, लिटिल अफेक्शनेट, उसमें इंफीरियरिटी, इंट्रोवर्जन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होने लगती हैं, यानी कि वो एक दूसरे से सामवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, और उनमें जो होता है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इंट्रोवर्जन यानी कि अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन का मतलब अंतर्मुखता, अंतर्मुखता आने लगती है, वो अपनी बातों को किसी जल्दी कहते नहीं है, उनको लगता है कि अरे हम कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। बर्थ ऑर्डर, बर्थ ऑर्डर का भी यानी कि जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर क्या बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में, जन्म क्रम। अच्छा,
एक चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने हार्मोन्स के नाम बताए हैं, जो टर्म्स बताए हैं मैंने, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। वो इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेंगे। हार्मोन्स के नाम को हम हिंदी में नहीं लिखते हैं, ठीक है? उसका कोई हिंदी नेम नहीं होता है। यहाँ पे हम देख लेंगे बर्थ ऑर्डर का क्या फ़र्क पड़ता है। बर्थ ऑर्डर से यहाँ फ़र्क पड़ता है। एडलर ने अपने स्टडी में बताया है, उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने 4 ऑर्डर में क्या किया, डिवाइड कर दिया लोगों को। फर्स्ट बॉर्न, मिडल बॉर्न, यंगेस्ट बॉर्न, ठीक है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एडलर स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री दैट फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन आर रिकल्सिव। एडलर ने क्या किया था, एडलर के एक हम उसको बताते हैं, एक स्टडी को बताते हैं। उन्होंने बर्थ ऑर्डर पे काम किया था और उन्होंने बताया था कि जन्म क्रम का प्रभाव जो होता है हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है। उन्होंने बताया था कि पहले जन्म क्रम लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और सबसे अंतिम में जन्म क्रम वाले बच्चे क्या होते हैं, उनमें हीनता का भाव यानी कि फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है? उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड बताया था और वो बताया था कि फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो रिकल्सिव होता है, यानी कि उसके अंदर एकांत प्रियता ज्यादा होती है। और फीलिंग ऑन इंफीरियरिटी इज हायर अमंग चिल्ड्रन विद द लास्ट बर्थ स्टेज, जो लास्ट में पैदा होता है उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी ज्यादा होती है। एंड द लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी और आत्मविश्वास की भी कमी लास्ट बॉर्न बेबी में पाई जाती है। और जो एक सिंगल चाइल्ड होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न, मिडिल बॉर्न और यंगेस्ट बॉर्न पे किया था और एक सिंगल चाइल्ड पे किया था। 4 ऑर्डर में किया था उन्होंने, ठीक है? 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सिंगल बॉर्न जो बेबी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इकलौते बच्चे होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनमें डिपेंडेंसी ज्यादा होती है और सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि आत्म केंद्रितता ज्यादा होती है, ठीक है? ऐसे बच्चे स्वार्थी अधिक होते हैं। और जो मिडिल वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास और ईगो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है? जो मिडिल वाले बच्चे होते हैं उसमें ईगो स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं। स्कूल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, स्कूल इन्वायरमेंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पर्सनालिटी। स्कूल का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्कूल में ही ज्यादा रहता है, ठीक है? Experiment by a psychologist have made it clear that the school influence on children personality fall into 2 areas. 2 एरियाज में पढ़ते हैं स्कूल के इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। फर्स्ट जो होता है वो सेवरल ट्रेट्स आर डेवलप इन चिल्ड्रन थ्रू आउट स्कूलिंग। सेकेंड, सेल्फ असर्टनेस डेवलप इन फ्रॉम द स्कूल इन्फ्लुएंस, ठीक है? क्या क्या चीजें पड़ती हैं, 2 क्षेत्रों में पड़ता है। पहला जो होता है वो स्कूली प्रभाव से बच्चों में शील गुणों का विकास होता है और दूसरा क्या होता है, स्कूली प्रभाव से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होता है उनका, ठीक है? आगे चलते हैं, नेबरहुड और सोशल एक्सेप्टेंस। नेबरहुड यानी कि पास पड़ोस, बच्चों के व्यक्तित्व और पास पड़ोस का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पास पड़ोस के लोग सभ्य हैं और पढ़े लिखे हैं तो इनमें बच्चे अच्छे शील गुण का विकास होता है। और ऐसी और अगर उनपे जो उनके आस पड़ोस में लोग अच्छे नहीं हैं, तो अगर उनके आस पड़ोस में चोर हैं, डकैत हैं, अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, तो बच्चों में क्या होता है, व्यवहारों का अनुकरण करने लगते हैं और उनमें धीरे धीरे जो होता है एंटी सोशल ट्रेट्स विकसित होने लगते हैं। द नेबर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन पर्सनालिटी। The people have never are decent and educated then lead to be development of good hygiene and among the children. On the other hand, if there has a more thieves, robberies, criminal, जैसे कि मैंने बोला चोर डकैत होते हैं, तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो उनके बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं और उनके अंदर भी वही सारी टेंडेंसीज आने लगती हैं। जो देखता है बच्चा वही तो सीखेगा, ठीक है? उसकी पर्सनालिटी भी वैसे ही बनने लगेगी। सोशल एक्सेप्टेंस, मैंने जहाँ बात की सोशल एक्सेप्टेंस यानी कि सामाजिक स्वीकृति, मैंने बोला था ना कि सामाजिक स्वीकृति हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सामाजिक स्वीकृति से क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ जो होता है जिन्हें वो इम्पोर्टेंट देता हो, जैसे उसके पेरेंट्स, उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो कंपेनियन है, जिन्हें वो इम्पोर्टेंट समझता है, वो चाहता है कि उसे वहां से सोशल एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है? वो चाहता है कि उसे वहां से अनुमोदन मिले, उसे प्रशंसा मिले, ठीक है? और अगर ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, शिक्षक या साथी से सामाजिक स्वीकृति की जो इच्छा होती है ना, वो क्या होता है कि वो अपने व्यक्तित्व में उन चीजों को पाने के लिए क्या करता है, व्यक्तित्व में ट्रेड्स को डेवलप करता है। वो चाहता है कि वो ऐसा बने कि उसके माता पिता, उसके जो साथी हैं वो उसे एक्सेप्ट करें, उसकी स्वीकृति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका अनुमोदन करें, ठीक है?
और जिसके द्वारा वह महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रसन्न रखकर उसकी स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त कर सके। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सोशल ग्रुप्स में उनके माता पिता, उनके साथी जो होते हैं, उनसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता, ठीक है, और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी डेवलप हो जाती है। और अदर हैंड अगर उस व्यक्ति को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो क्या होता है, उनमें इंट्रोवर्जन, सेल्फलेसनेस और लेक ऑफ सोशल प्रोसिक्यूशन डेवलप हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, हीनता का भाव, सामाजिक अभियोजन यानी कि सोशल एडजस्टमेंट की कमी, ये सारी चीजें विकसित होने लगती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कल्चरल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कल्चरल फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के विकास में जो हमारी संस्कृति होती है उसका भी योगदान होता है। और संस्कृति एक बड़ा शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो हमारे रीति रिवाज, आदतों और परंपराओं से यानी कि हमारे ट्रेडिशन से होता है, जो हमारे रहन सहन का तरीका है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो, एवरी सोसाइटी हैज अ स्पेशल कल्चर, हर सोसाइटी का एक स्पेशल कल्चर होता है। और ईच पर्सन जो होता है ना वो सम ऑफ द अदर सोसाइटी, each person is born in some or the other society, वो किसी न किसी स्पेशल सोसाइटी में पैदा होता है, उसका एक कल्चर होता है। therefore the culture of the society has a great influence on its behavior and its personality, जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो उसकी पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर पे बहुत ज्यादा असर डालता है। ठीक है, कैसे डालता है, अगर एक भारत का इंसान है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, वो नमस्ते करेगा। अगर आपसे मिलेगा तो क्या करेगा, वो आपको नमस्ते करेगा। लेकिन अगर एक चाइना या इंग्लैंड या यूएस का इंसान है तो वो मिलने में क्या करता है, वो बोलता है हाय, वो बोलता है हाय। ठीक है, वो हाय बोलेगा। तो वो जिस कल्चर में रह रहा है या जिस सोसाइटी में रह रहा है उसका उसके बिहेवियर पर, उसकी पर्सनालिटी पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि अरे ये हमारी सोसाइटी के नहीं है, ये हमारी कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो उस कल्चर का नहीं है, वो सोसाइटी का नहीं है, वो वहाँ के चीज़ों को नहीं समझ सकता है। और उसका उसकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उस कल्चर में रहने की वजह से उसकी पर्सनालिटी वैसी ही हो गई है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर पर्सनालिटी इज ऑल्सो रिवील्ड बाय द मेथड ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। जब माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना तो उस पे उनके कल्चर का जो होता है इफेक्ट देखा जा सकता है, और उसकी पर्सनालिटी वैसी ही डेवलप होती है। तो इससे पता चलता है एवरी कल्चर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन विच रिजल्ट इज वेरी डीप डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चरल फैक्टर, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, क्योंकि जो हर बच्चा होता है वो अलग अलग घर में, अलग अलग कल्चर में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसकी परवरिश होती है, और उसका उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ इकोनॉमिक फैक्टर की बात करेंगे। ड्यू टू प्योर इकोनॉमिक कंडीशन देयर इज अ गुड नो गुड इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर किसी का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी पर, उसके डेवलपमेंट पर, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडेस्टी, पुअर फैमिली स्टूडेंट्स इन पुअर फैमिली स्टूडेंट इन्फीरियोरिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, शाइनेस एंड लेक ऑफ सोशल लीडरशिप वेयर सी मोर देन द एवरेज फैमिली स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं अगर कैसे इफेक्ट डालते हैं कि अगर कोई जो बच्चा है वो थोड़े से पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर शाइनेस आ जाती है। ठीक है, और लेक ऑफ सोशल लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप की कमी होती है। वो हमेशा ये सोचता है अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई पैसा मांग ले तो हम क्या जवाब देंगे, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एवरेज फैमिली के स्टूडेंट के मुकाबले जो होती हैं वो पुअर कंडीशन के स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा-सा ऐसा है कि ये ज़रूरी होता भी है और नहीं भी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं लेकिन फिर भी वो आईएएस पीसीएस होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, फिर भी वो आईएएस पीसीएस बन के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हाँ, एक ये है कि इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट जो मैं लाऊँगी वो लाऊँगी मैं फ्रॉइड की थियरी। फ्रॉइड थियरी साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुलाकात जो होगी आपकी वो होगी फ्रॉइड की थियरी के साथ, और जिसे मैं पढ़ाऊंगी और पूरी डिटेल में बात यहाँ करेंगे कि साइको एनालिटिकल थियरी जो साइकोलॉजी की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले मैं सोच रही हूँ कि सीटेट का थोड़ा सा एक पीवाईक्यू का सेशन आप लोग के साथ लिया जाए कल परसों में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए टॉप मेंटर्स पर। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और क्या चीज़ें मुझे सुधार करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।